आप चाहते हैं मेरे साथ में स्टैटिक जीके रिवाइज करना तो आपका स्वागत है। अनअकैडमी पर मेरे साथ में बैच चल रहे हैं और हां, इस मंडे से शुरू होने जा रहा है एक टेस्ट जिसको हमने नाम दिया है बिगिनर्स टू मास्टर टेस्ट सीरीज। आपको याद होगा पहले भी मैंने इस प्रकार के टेस्ट आपसे लिए हैं जिनके अंदर हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस का एक जबरदस्त सेट बनाते हैं, आसान सवाल और मुश्किल सवाल। बिगिनर्स टू मास्टर टेस्ट सीरीज में जबरदस्त सवाल आपसे स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं। तैयार रहिएगा, जल्दी ही आपके सिलेबस की शुरुआत हम मॉडर्न हिस्ट्री से करने वाले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टाइटल्स होंगे, तैयार होकर के पहुंचिएगा, आपको बता दिया जाएगा सोमवार के दिन, ठीक है। इसके अलावा पेड बैचेस की अगर मैं बात करता हूं तो पेड बैचेस में वर्तमान में फाउंडेशन बैच मेरा एसएससी के अंदर जो चल रहा है उसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10। आप इसे अवेल कर सकते हैं विद 10% इमीडिएट डिस्काउंट। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि यूपीएससी में भी जबरदस्त और बेहतरीन ऑफर्स अनअकैडमी के द्वारा दिए जा रहे हैं। यहां पर आप लोगों को अभी से उन विद्यार्थियों के लिए फोकस करना चाहिए जो कि यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, क्योंकि 2022 का प्रीलिम्स आज से महज 8 महीने के भीतर है और इस प्रकार की तैयारी आपको करनी होगी ताकि आप उसको निकाल सकें। अनअकैडमी पर डेडिकेटेड प्रीलिम्स, डेडिकेटेड तो 2022 और इस बार का जो प्रीलिम्स अभी अक्टूबर में होने वाला है, इन सब के लिए क्लासेस दी जा रही हैं। डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं, उन सभी बैचेस को आप सिंगल रेफरल कोड से अवेल कर सकते हैं। यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10 आप उन्हें अवेल कर सकते हैं, किसी भी बैच में बैठ सकते हैं, आपको सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं। तो क्या है आपके लिए रेफरल कोड? दैट इज अंकित 10 फॉर 10% डिस्काउंट। आपको एक जबरदस्त दिशा देने वाला है। दिशा से मतलब है कि आपको एक विचार देगा कि भारत कितना जबरदस्त तरीके से कूटनीतिक रूप से कार्य करता है। शायद उनके बारे में हमें पता ही नहीं है, इंडिया कितना आगे तक के कार्य करता है। चलिए इसको दिमाग में रखते हुए आज के सेशन को सुनते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही सुनिए कि कौन है अमरुल्लाह सालेह। बस इस सवाल को इतना ही सुनकर के करेंगे आज तो शुरू कि भाई अमरुल्लाह सालेह कौन है। फिर इसके बाद हम पहुंचेंगे कहां तक कि इंडिया ने क्या क्या किया हुआ है और कैसे अमरुल्लाह सालेह के पीछे भी भारत है। आइए आज हम बताते हैं आपको। साथियों, हमने बहुत अच्छे से देखा अफगानिस्तान के हालात देखे, तालिबान में हुआ संकट देखा, तालिबान ने किस प्रकार से काबुल पर कब्जा किया वो देखा, किस प्रकार से वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग गए वो हमने देखा, कितनी पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन है हमने वो देखा। लेकिन साथियों, अब इसी बीच में एक न्यूज ये आती है कि उपराष्ट्रपति जो थे, यानी अशरफ गनी जब राष्ट्रपति थे तो अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम है अमरुल्लाह सालेह। कौन है ये? अशरफ गनी जब राष्ट्रपति थे तब ये उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने हाल ही में कहा है, क्या कहा है कि जब राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुका है, देखिए बात तो बंदे की एकदम सही भी है, लॉजिकल भी है। इनने कहा है कि भाई टेक्निकली अगर आप बात पकड़ के चलते हो तो भाई राष्ट्रपति जब पद पर नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति ही तो राष्ट्रपति बनता है। ये तो अपने भारत में भी है भाई। कल को मान लीजिए कि अपने राष्ट्रपति किसी कारणवश पद पर ना रहें तो ऐसी स्थिति में जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता तब तक तो उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति का पद संभालना होता है। ये तो दुनिया में जहां जहां उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक है वहां वहां इस प्रकार की बातें हैं। तो अमरुल्लाह सालेह जो हैं ये वर्तमान में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। जब अशरफ गनी भागे तब भी यही उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उपराष्ट्रपति ने अभी सबको यह कहते हुए चौंका दिया, दुनिया यह कह रही है कि भाई अशरफ गनी भाग गए, तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, तालिबान अफगानिस्तान का हो गया, मतलब अफगानिस्तान जो है वो तालिबान का हो गया। लेकिन अचानक अमरुल्लाह सालेह निकलते हैं और कहते हैं कि ओहो, भूल गए क्या, संविधान कहता है कि मैं हूं कार्यवाहक राष्ट्रपति और संविधान जो अफगानिस्तान का है उसके अकॉर्डिंग मैं ही रहूंगा उपराष्ट्रपति जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता। तो ऐसा कह करके अमरुल्लाह सालेह ने अपने आप का दावेदारी एकदम कॉन्स्टिट्यूशनली सही घोषित कर दी है। पूरी दुनिया जो है वो इस बात को लेकर अड़ी हुई थी कि कौन होगा। हम अभी तक मुल्ला अब्दुल बरादर वगैरह इनका नया राष्ट्रपति, खमीनजादो इनके बारे में सोच रहे थे ये राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन अगर टेक्निकल पॉइंट पर बात की जाए तो ये भाई भी एकदम सही है। तो अब आप पूछेंगे ऐसे तो सर फिर कोई भी कह देगा, फिर तालिबान क्या मान जाएगा क्या इनको? अब ये बात तो आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से समझने की है कि जिस तालिबान से डर करके अशरफ गनी भाग गए तो ऐसी स्थिति में क्या अमरुल्लाह सालेह टिक पाएंगे सर? बोले क्यों? क्योंकि अमरुल्लाह सालेह तो सर मतलब अशरफ गनी की सरकार में ही थे ना,
तो टेक्निकली तो ये भाग जाने चाहिए और डर जाने चाहिए। हाँ, बात तो आप सही सोच रहे हैं, टेक्निकली डर जाने चाहिए, भाग जाने चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं एक और जबरदस्त बात। साथियों, जिस बंदे को आप देख रहे हैं ना, ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है भाई, जबरदस्त पावरफुल आदमी है। अब आप पूछेंगे कैसे सर? तो भाई ये जबरदस्त पावरफुल बंदा इसलिए है क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो कि अफगानिस्तान में तालिबान का आज से नहीं, जब से तालिबान बना है तब से विरोधी रहा है। आप पूछेंगे विरोधी था तभी तो सरकार में था। अरे नहीं भाई, तालिबान को आज भी जो चैलेंज देने के लिए नया ग्रुप खड़ा हो गया है, उसकी रूट्स आज से लगभग 2500 साल पहले हैं, जिसमें तालिबान का विरोध करने के लिए अफगानिस्तान में एक संगठन बना था जिसका नाम था नॉर्दर्न अलायंस। ये उस नॉर्दर्न अलायंस का नेता है। यानी कि वर्तमान में अगर आपको यह लगता है कि अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान का हो गया है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में अब एक संगठन फिर से खड़ा हो रहा है जो तालिबान का कट्टर विरोधी है। कट्टर विरोधी इतना कि तालिबान को भी चैलेंज देने के लिए उसी की तरह रणनीति अपना करके एक संगठन जो कि अफगानिस्तानियों का ही है, वो संगठन है नदर्न अलायंस। और उस नदर्न अलायंस का जो ठिकाना है वो है साथियों पंजशीर वैली। साथियों, ये वो जगह है पंजशीर वैली जहां पर ये जो आप देख रहे हैं नजारे, यहीं से कार्य करता है नदर्न अलायंस। तो साथियों, अमरुल्लाह सालेह जो हैं, इन्होंने हाल ही में अशरफ गनी के भाग जाने के बाद में क्या कहा कि मैं ही हूं जो यहां पर आगे की तरफ चलने वाला हूं। तो आप नक्शे में इसे देखें, ये अफगानिस्तान का आपको वर्तमान में मैप दिखाई दे रहा है। यहां पर तालिबान के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी है। और साथियों, ये जो जगह आपको दिखाई पड़ रही है, ये मात्र काबुल से 150 किलोमीटर दूर है और यहां पर नदर्न अलायंस ने अपने पांव फंसा लिए हैं। तो नदर्न अलायंस जो है साथियों, ये अफगानिस्तान के नॉर्थ में है, वर्तमान में इस जगह पर है और इसने अफगानिस्तान के पंजशीर के अंदर नॉर्दर्न अलायंस के नाम से अपना झंडा बुलंद कर दिया है। तो ये इसका झंडा है और ये तालिबान के खिलाफ खड़ा हो गया है। 2001 से पहले यही वो अलायंस था जो तालिबानी शासन के खिलाफ विद्रोह किया करता था। फिर आप पूछेंगे कि इसका मतलब यह हुआ कि तालिबान के विरोध में पंजशीर जो जगह है वहां पर नॉर्दर्न अलायंस खड़ा है। तो क्या नॉर्दर्न अलायंस जिसका झंडा यह है, क्या इस नॉर्दर्न अलायंस का इन्हें यानी कि अब्दुल्ला सालेह जो दिखाई दे रहे हैं, इनका यानी अमरुल्लाह सालेह जो दिखाई पड़ रहे हैं मात्र 48 साल के जो हैं, क्या इनको समर्थन है? जी हां, अमरुल्लाह सालेह को नॉर्दर्न अलायंस का पूरी तरह समर्थन प्राप्त है। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें आपने शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि इंडिया का बड़ा रोल है, इंडिया का क्या रोल है जरा वो भी बता दीजिए। मैं बताता हूं साथियों, ये नॉर्दर्न अलायंस जब 2001 से पहले, जब 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन चला करता था, उस समय पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान शासन को टक्कर देने के लिए इस ही नॉर्दर्न अलायंस का एक नेता हुआ करता था जिसका नाम था अहमद शाह मसूद। इसका नाम था साथियों अहमद शाह मसूद। और ये जो अहमद शाह मसूद था ना, ये वो व्यक्ति था साथियों जो तालिबान को चैलेंज किया करता था। कहां था चैलेंज करता था? अफगानिस्तान के अंदर। और चैलेंज करने के लिए इसी ने बनाया था, क्या बनाया था? नॉर्दर्न अलायंस। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस व्यक्ति को पूरी तरह वेपन देना हो या फिर रसद की आपूर्ति करना हो या पैसा देना हो, ऐसा आरोप लगता रहा है कि यह सारा कार्य इंडिया किया करता था। अब आप पूछेंगे ऐसा आरोप कैसे लग सकता है सर इंडिया के ऊपर, और यह आरोप जैसी चीज लगाता कौन है? मतलब अगर आरोप लगता था कि यह व्यक्ति ऐसे कार्य करता था तो यह आरोप लगाता कौन था सर? यह तो जबरदस्त सवाल है कि इंडिया की वजह से यह काम होता था। हाँ भाई, जल्दी से एक बार सेशन को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं कि इस अहमद शाह मसूद जो है, इसको भारत कैसे सपोर्ट करता था। वर्तमान में अहमद शाह मसूद जिंदा नहीं है, इसके स्थान पर इसका बेटा आ चुका है, दैट इज अहमद मसूद। और उसने कहा है कि वो नॉर्दर्न अलायंस 2.0 बना रहा है। आपके मन में एक सवाल आएगा, जब तालिबान अमेरिका जैसे मतलब राष्ट्र को परेशान कर सकता है, तो भाई ऐसी स्थिति में क्या तालिबान ने आज तक नॉर्दर्न अलायंस को परेशान नहीं किया होगा? जान करके आपको पता चलना चाहिए साथियों
जिस जगह से ये लोग ऑपरेट करते हैं, दैट इज पंजशीर, जहां से ये जगह पर मतलब ऑपरेट करते हैं, ये वो जगह है साथियों, यहां तालिबान तो क्या, यहां अमेरिका भी हाथ नहीं डाल पाया है, क्योंकि ये पूरी तरह पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता। अगर पहुंचता है तो केवल हवाई हमले के माध्यम से, जिसके अंदर यहां पहाड़ियों के अंदर छुप करके नदर्न अलायंस के लोग कार्य करते हैं। यानी कि ये वो क्षेत्र है जहां पर तालिबान भी आज तक नहीं पहुंच पाया, या ये कहिए कि नदर्न अलायंस वो गठबंधन है जिसे आज तक तालिबान हरा नहीं पाया। तो फिर आप पूछेंगे, तो फिर एक बात बताइए, जब अमेरिका आ गया था तो नदर्न अलायंस कहां चला गया? अरे भाई वो सरकार में शामिल हो गया। तो जो आज आप देखते हैं हामिद करजई की जो सरकार थी इससे पहले या इसके बाद में जो अभी अब्दुल गनी की जो सरकार थी, इन सरकारों के अंदर नदर्न अलायंस पार्टी पार्टनर था और हमेशा तालिबान के खिलाफ कार्य करता था। यानी कि यह वो संगठन था जो एनी टाइम तालिबान के खिलाफ सरकार में रहा, उससे पहले तालिबान के खिलाफ हमेशा बना रहा। यानी कि इस संगठन को पूरी तरह से किसका समर्थन प्राप्त है? इंडिया का समर्थन प्राप्त है। अब आप पूछेंगे इस बात का कोई प्रमाण दीजिए कि इंडिया जो है वो इस व्यक्ति का समर्थन करता था, कोई बात है क्या आपके पास? तो अब यहीं से साथियों एक जबरदस्त बात निकल करके आएगी, आपको अब वो सुननी है। ये जो अहमद शाह मसूद आप देख रहे हैं साथियों, वंस अपॉन ए टाइम तालिबान ने इसके ऊपर हमला कर दिया। तालिबान, आपने कहा सर पंजशीर में हमला नहीं हो सकता, एक घात लगाकर, ये जब कहीं बाहर निकला हुआ था तो घात लगाकर इसके ऊपर बम ब्लास्ट किया गया, जिसमें यह व्यक्ति घायल हो गया। आपको जानकर के आश्चर्य यह होगा कि भारत ने इसे यहां से बचाया और बचा करके भारत इसे उड़ा ले गया। कहां उड़ा ले गया? आइए अब मैं आपको मैप दिखाता हूं। जरा साथियों इस मैप को पहचानिए, अगर आप कुछ पहचान सकते हैं तो कुछ यहां पर दृश्य देखिए। यह है अपना प्यारा भारत, इसके बगल में यह बैठा हुआ अपना बेटा पाकिस्तान, और यह बैठा करके अफगानिस्तान के अंदर दिक्कतें खड़ी कर रहा है। अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो देखिए मैं आपको यहां पर कुछ मैप की आउटलाइंस बना देता हूं ताकि आप इस मैप को ढंग से पहचान पाएं। देखिए ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा इंडिया। यदि आपको मैंने मैप को आउटलाइन करके दिखा दिया तो शायद आप इसे अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएं। ठीक है, अच्छा अब जब आप अफगानिस्तान देखते हैं, यहां पर है ना अफगानिस्तान, अब जब आप अफगानिस्तान देखते हैं तो अफगानिस्तान के ऊपर एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसका नाम है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के भी पड़ोस में जुड़ा हुआ है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के पड़ोस में जुड़ा हुआ है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के पड़ोस में जुड़ा हुआ है ईरान। शायद आप इन सबको भी देख पाते हो। साथियों अब आपको यहां से एक बात जबरदस्त समझने की है, और वो क्या है? ये जो आपको ताजिकिस्तान दिख रहा है, ये ताजिकिस्तान एक तरफ तो पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है, एक तरफ ये चाइना से बॉर्डर बनाता है, एक तरफ साथियों ये यहां पर बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान के साथ में। साथियों आपको जान करके एक बहुत रोचक तथ्य पता चलने वाला है, और वो ये है कि ये वही ताजिकिस्तान है जहां पर भारत ने पहली बार अपना भारत के बाहर कहीं एयर बेस बनाया था। दोबारा से सुनिएगा, अक्सर इन बातों के बारे में चर्चा नहीं होती है, लेकिन आप जान लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि इंडिया ने कितना अच्छे से अपनी पूरी तरह फील्डिंग जमा रखी है। अब आप इसे देखते जाइए। साथियों ये चाइना का मैप निकाल दिया अपन ने साइड में, ये सेंट्रल एशिया के अंदर किर्गिस्तान का मैप निकाल दिया, यहां पर आपने कजाकिस्तान देख लिया, ये सारा की सारा देश आपने उज्बेकिस्तान निकाल दिया। तो ताजिकिस्तान कौन सी जगह है? तो ताजिकिस्तान वो जगह है साथियों जो भारत का दोस्त है। और ये दोस्त कैसा है अब इस बारे में सुनिएगा। साथियों ताजिकिस्तान भारत का वो दोस्त है जिसने भारत को सबसे पहले भारत के बाहर एयरबेस बनाने की परमिशन दी थी। यानी कि भारत का एयरबेस ताजिकिस्तान में आज से नहीं लगभग 25 साल से है। कौन सा है वो एयरबेस? तो आइए अब मैं आपको इस मैप में दिखाता हूं। साथियों इस एयरबेस का नाम है फरखोर एयरबेस। साथियों फरखोर एयरबेस को ऑपरेट करती है इंडियन एयरफोर्स। यहां पर इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 आज भी तैनात है। यानी कि ये वो जगह है जहां पर भारतीय सेना यानी भारतीय एयरफोर्स विराजमान है। ये वो जगह है जो अफगानिस्तान के ऊपर एकदम सिर पर मुखौटा बनकर बैठी हुई है। और तो और साथियों आज मतलब इतनी अल्टीमेट जानकारी आपको पहली बार पता चलेगी जिससे आपके गूज़बम्स आएंगे, रोए खड़े हो जाएंगे। बात यह है साथियों, यहां के जस्ट बगल में एक और एयरबेस है, वो असल में एयरबेस ना होकर के एक एयरपोर्ट है और उसका नाम है आईनी एयरबेस। आईनी एयरबेस और आईनी एयरपोर्ट
ये दोनों जगह भी भारत के पास ही हैं। सबसे ज्यादा जो भारतीय सेना यानी एयरफोर्स तैनात रहती है वो फरखोर एयर बेस में ही रहती है। और मैं आपको बीच में ही एक इनपुट और दे देता हूं, अभी रिसेंटली जो भारत के लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, उन्हें निकालने के लिए जो भारत का ग्लोब मास्टर खड़ा हुआ है वो असल में इसी आईएनई पर खड़ा हुआ है। अभी जो रिसेंटली हिंडन एयरबेस पर फंसे हुए भारतीयों को लेकर जो लौटा है ग्लोब मास्टर, भारत का जहाज जो लौटा है, असल में वो यहीं खड़ा हुआ था, यानी ताजिकिस्तान के अंदर खड़ा हुआ था और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को यहां से लेकर ताजिकिस्तान पहुंचा और यहां से लेकर के वो ग्लोब मास्टर जो है वो इंडिया की यात्रा किया था। यानी कि भारत ने अफगानिस्तान की सीमा के ऊपर ताजिकिस्तान के अंदर अपने द्वारा एयरपोर्ट भी बनाया हुआ है, एयरबेस भी बनाया हुआ है। एयरबेस का मतलब हुआ जिसका पर्पस है भारतीय सेना के लिए, भारतीय एयरफोर्स के लिए बनाई गई जगह। तो आप इस जगह को पहचान रहे होंगे। ये फरखोर एयरबेस अगर मैं मैप के माध्यम से समझा पाने में समर्थ हूं तो ये कहां पर है? ताजिकिस्तान में है। ये वही जगह है साथियों, अगर आपने मैप में इसे देखा तो ताजिकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बना हुआ ये जगह है साथियों। C-17 ग्लोब मास्टर, बिल्कुल अमिया सेठी बिल्कुल सही कह रहे हैं केशव, ये यहीं से उड़ करके आया है अभी, ठीक है ना। तो ये अपने ही पास है ये वाली जगह। अब ये फरखोर जो एयरबेस है ना, ये ऐसी जगह है जिसका अफगानिस्तान बहुत लंबे समय से, तालिबान जो है वो लंबे समय से विरोधी रहा है। आपको जानना चाहिए कि भारत की एयरफोर्स एनी टाइम यहां तैनात रहती है, जिसका पाकिस्तान मल्टीपल टाइम विरोध कर चुका है। क्यों विरोध कर चुका है? क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि यही वो एरिया है जहां से भारत जब चाहे पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से यहां से चाइना के खिलाफ भी भारत मतलब एक्शन ले सकता है। अफगानिस्तान की जो कहानी मैं बता रहा था, जो मैंने आपको मौलाना अब्दुल मसूद की जो कहानी अभी बताई थी, ये जो मैंने व्यक्ति बताया था आपको, सॉरी, अहमद शाह मसूद, ये अहमद शाह मसूद जब वंस अपॉन ए टाइम गोलीबारी में घायल हुआ था, तब भारत इसको यहां से निकाल करके इस नदर्न अलायंस वाले क्षेत्र से इवैक्यूएट करके फरखोर एयरबेस ही लेके गया था और भारत ने फरखोर एयरबेस में इस व्यक्ति का इलाज करवाया था और इलाज करवा के जब यह दुरुस्त हो गया था तब इसे वापस अफगानिस्तान भेजा गया था। साथियों, यह भारत पर आरोप ही नहीं, इसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं कि भारत इस नदर्न अलायंस को पूरी तरह बनाए रखने का कार्य करता है। अब आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, इतने समय तक अमेरिका का यहां शासन रहा, तो क्या अमेरिका ने कभी इस नदर्न अलायंस को खत्म करने का प्रयास नहीं किया? आंसर है जी नहीं। क्यों खत्म करने का प्रयास नहीं किया? क्योंकि अमेरिका जानता था कि नदर्न अलायंस जो है वो असल में किसका विरोधी है? वो विरोधी है तालिबान का। तो तालिबान का विरोधी तो कोई भी पन पे उसे क्या दिक्कत है? और एक बात बताता हूं, आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, भारत को इतनी जबरदस्त कूटनीतिक जो लाभ है ये कैसे मिला फरखोर एयरबेस पर? तो इसका आंसर है साथियों, भारत को लाभ मिलवाया था रशिया ने। यानी रशिया के प्रयासों से भारत और रशिया ने मिलकर के ताजिकिस्तान से, क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम ताजिकिस्तान वाज ए पार्ट ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर 1991 के अंदर 15 देशों में टूटा था, उनमें से एक ताजिकिस्तान था। यानी इनिशियली इट वाज यूएसएसआर। सो यहां पर आज भी भारत को लेकर के भारत के पक्ष में माहौल है। ऐसी स्थिति में भारत ने कूटनीतिक रूप से रशिया की मदद से ताजिकिस्तान को समझाइश करी थी। आज भी मैं आपको बताऊं, आप में से कई लोग पूछेंगे सर ताजिकिस्तान इतना बड़ा देश थोड़ी है कि कोई इसके ऊपर अटैक ना कर पाए, है ना? दिमाग में तो आपके सवाल आना चाहिए। बोले सर ये पंजशीर वैली रही, आप कह रहे हो कि यहां पर लेकर के बैठा हुआ है ताजिकिस्तान, सर कल को तो अफगानिस्तान ताजिकिस्तान पर भी अटैक कर सकता है। आपको जान लेना चाहिए और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ताजिकिस्तान भले ही देश बन गया हो लेकिन आज भी उसकी रक्षा की गारंटी रशिया के पास है। यानी कि आज भी रशिया के लड़ाकू जहाज जो हैं वो ताजिकिस्तान के एयरफील्ड में चक्कर लगाते रहते हैं ताकि ताजिकिस्तान के ऊपर कोई आंख उठा के ना देखे। यानी कि ये जो पूरी तरह से बॉर्डर है ये सुरक्षित है रशिया के प्रोटेक्टोरेट के अंदर, यानी रशिया इसको सुरक्षित करता है। और आपको मैंने जो एकदम करंट जानकारी दी वो क्या है? वो यही है कि ये जो आईएनई एयरबेस आपने देखा, इस आईएनई एयरबेस से ही हमारा C-17 ग्लोब मास्टर, भारतीय जो लोग फंसे हुए थे उन्हें इवैक्यूएट अफगानिस्तान से करके यहीं से लेके उड़ा था और आकर के कल उतरा है हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में, ठीक है ना? तो ये तो एकदम अपडेटेड न्यूज हो गई। तो अब सवाल फिर से लौटते हैं अपने सवाल पर। सवाल ये था कि क्या सर ये जो व्यक्ति है अमरुल्लाह सालेह, क्या ये उपराष्ट्रपति बने रहेंगे? तो आंसर सुन लीजिएगा साथियों, अब्दुल गनी वाकई वहां से, मतलब अशरफ गनी जो है, हो सकता है यहां से भाग करके यूएई चले गए हों, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने कंफर्म भी कर दिया है कि अशरफ गनी भागकर हमारे पास आ गए हैं और हमने मानवता के नाम पर उनको अपने यहां सुरक्षित रख लिया है। लेकिन इन्होंने, अमरुल्लाह सालेह ने साफ किया है कि मैं उपराष्ट्रपति था
और अब कार्यवाहक राष्ट्रपति भी मैं हूं और मैं ऑपरेट कर रहा हूं पंचशीर से। अगर किसी को कुछ करना है तो आ जाइए पंचशीर, क्योंकि आज तक पंचशीर अविजित रहा है। कोई भी पंचशीर में पंछी भी पैर नहीं मार पाया है। तो अमरुल्लाह सालेह का दावा जो है वो इसलिए पैरेलली खड़ा हो जाता है, यानी कि अफगानिस्तान में एक पैरेलल सरकार खड़ी हो जाती है नदर्न अलायंस के साथ में। और नदर्न अलायंस को इसीलिए कहा जा रहा है नदर्न अलायंस 2.0, यानी कि तालिबान के अंदर तालिबान को टक्कर देने के लिए बनाया गया संगठन। साथियों मेरे प्यारे, यहां पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस अमरुल्लाह सालेह के बारे में और जान लीजिएगा। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। ये यहां की अफगानिस्तान के अंदर जैसे अपने इंडिया के अंदर नेशनल एडवाइजर जैसे डोभाल साहब हैं, बिल्कुल ऐसे ये अफगानिस्तान का डोभाल रह चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा इंटरनल मिनिस्टर रह चुका है और तालिबान के लिए ये सख्त खिलाफत वाला व्यक्ति रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर ये नदर्न अलायंस बनाने में कामयाब रहा, पाकिस्तान को अगर किसी से डर लगता है या तालिबान को अगर किसी से डर लगता है तो वो यही नदर्न अलायंस है जो कि पंजशीर के अंदर बैठा हुआ है। तो भविष्य देखना होगा कि भारत का नेगोशिएशन पॉइंट और दुनिया का भी विशेष रूप से इस नदर्न अलायंस को बचाए रखने में तालिबान को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से यूज होगा, यह आने वाले टाइम पर हम आपको जरूर बताएंगे। तो उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। एक भी दावा साथियों, लिंक तो पिन करके दे ही दिया जाएगा। पेड कोर्सेज में मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप एसएससी कोर्स के अंदर फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी के अंदर भी डिटेल जीके का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों। आप जिस भी कैटेगरी को ज्वाइन करेंगे वहां पर संपूर्ण पीडीएफ कंटेंट सब प्राप्त हो जाएगा आपको अनअकैडमी पर। जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, वो सारे के सारे आपको प्राप्त हो जाएंगे आपके एक ही कोर्स के साथ। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए, गोल सेलेक्ट करके जो भी फीस है उसको पे कर दीजिए। ईएमआई के ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल दिखाए जाते हैं। यूपीएससी हो या एसएससी, बैंकिंग हो या रेलवे, जिस भी कैटेगरी में आप चाहें वहां कोर्स परचेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।